हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली कक्षा 10वीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा विषय गणित का क्वेश्चन पेपर हम लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 घंटे का आपको समय, 75 नंबर का पेपर आपका है। निर्देश आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं सभी जोनों के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो अलग अलग इस बार आ रहे हैं। तो ऐसे में मैं आपको देखिए यहाँ पर जो पेपर लेकर आ चुका हूँ, काफ़ी जिलों से मैंने कॉन्टेक्ट करके रखा है। तो देखिए सभी जिलों के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो मैं इसमें आपको इस पेपर में, ठीक है, प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सही विकल्प पहले दिए गए हैं, 6 अंक का है, ठीक है। 6 अंक के सही विकल्प हैं। उसके बाद देखिए 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ हैं, 6 से 23 तक के आपके प्रश्नों के देख सकते हैं पूरे प्रश्न हैं। मैं आपको पूरे सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पेपर रहने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले सही विकल्प देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो पहला है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा उनका एलसीएम 8 है। तो उनकी एचसीएफ मतलब उनका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र होता है इसको निकालने का, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे कोई अलग अलग संख्या आपको दे दी जाए, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है। देखिए जैसे एचसीएफ ऑफ ए बी मतलब दो संख्याएं ए और बी होती हैं। एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है, इनका जो गुणनफल है, ठीक है, मतलब ए और बी का जो गुणनफल है, मतलब दो संख्याएं जैसे 1 और 2 ले ली मान लो अपन ने, ठीक है। तो 1 और 2 का गुणनफल बराबर होगा इन दोनों के मतलब इन दोनों के गुणनफल के बराबर, ठीक है। एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी इनके बराबर होता है। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है गुणनफल दिया है 32, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल 32 दिया है पहले से, ठीक है। और हमें ये भी दिया है कि एलसीएम 8 है। एलसीएम की जगह पर भी 8 रख देना है, गुणा जैं को तो लगा देना है, मतलब जो का त्यों लगा देना है। एचसीएफ हमें पता नहीं है, ठीक है। अब एचसीएफ क्या निकल कर आएगा, ये पक्षांतर में बटे में पहुंच जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ ए भी जो हो जाएगा ये निकल के आ जाएगा हमारा 32/8, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4। तो 4 आंसर आप देख सकते हैं इसमें किसमें है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको कोई भी अन्य संख्या भी दी जाए तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला 4, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए दो याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योग, ठीक है। तो शून्यकों का योग होता है -b/a, यानी सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि इनका मतलब गुणनफल पूछे, जो अल्फा इंटू बीटा पूछे, अल्फा गुणे बीटा पूछे, तो ये हो जाएगा c/a, ठीक है। c/a होता है, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा है। अगला देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो रैखिक समीकरण युग्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0 का खाली स्थान मतलब क्या होगा। एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंतता अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। देखिए 3 स्थितियां बताने वाला हूँ। 3 स्थिति से डेफिनेटली आपका सभी जिलों में देखना एक ना एक आएगा। यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो कोई मतलब अद्वितीय हल होता है, मतलब कोई हल नहीं होता है। देखिए अच्छे से बताता हूँ मैं। देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। इस स्थिति में होते हैं अनंततः अनेक हल, ठीक है, अनंततः अनेक हल, ठीक है। तो इस वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनंततः अनेक हल सी वाला। यदि यहां पर ऐसा होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, ठीक है, ये वाली स्थिति बनती है तो इसका अद्वितीय हल होता है, ठीक है। तीनों याद रखना है क्योंकि कभी भी प्रश्न कोई भी बन सकता है, अद्वितीय हल होता है। यदि जो है यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 को, लेकिन बराबर नहीं c1/c2, मतलब c2, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों स्थितियां याद रखनी है। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 यहाँ पर हमें क्या करना होता है, विभक्त कर निकालना होता है, ठीक है। जब विभक्त कर हम निकालेंगे तो इसमें डी निकालना होता है b² माइनस 4ac से। तो इसका जो डी मतलब b² माइनस 4ac से निकाल देंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका वास्तविक और भिन्न मूल होंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए सभी प्रश्न हम देखेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए आप, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा समझा के बता रहा हूँ ना तो थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए 3, 6, 9 खाली स्थान का कौन सा पद 27 है, तो इसमें आपको कौन सा पद 27 है ये बताना है। तो इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे तो इसको देख लेते हैं हम।
तो देखिए जैसे कि हमें देखिए निकालना है यहाँ पर 3 6 9 का कौन सा पर 27 है, तो हम लगा लेंगे, एक सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहाँ पर हमारा ए एन कौन सा है, इसमें दिया है 27, तो ए एन की जगह पर हमें पूरा टोटल 27 लिखते हैं बराबर ए क्या है, इसमें देखिए ए यानी प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद इसमें 3 दिया है तो 3 लिख देंगे, प्लस एन है, एन हमें पता नहीं है कि कौन सा पद है, तो पद तो हमें पता नहीं है, तो एन को ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे, -1 जो का त्यों। अब डी क्या है, इसमें देखिए डी यानी होता है आपका, इसमें सार बनता क्या है 6, इनके बीच में कितना अंतर है, तो 6 में से 3 घटा देंगे, दूसरे पद में से पहला घटा देंगे, मतलब 3 आ जाएगा सार अंतर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 27 लिखेंगे ज्यों का त्यों बराबर 3 प्लस 3 का गुणा होगा एन में, तो 3 एन हो जाएगा माइनस 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को उस तरफ भेज देंगे, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं इस स्थिति में 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस का है ये वाला माइनस का है तो कट जाएगा। अब 27 के बराबर में 3n बचा है। ठीक है, तो 3n बराबर 27, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा 27/9, यानी 9 मतलब 3, तो 3 9 जा मतलब 27 मतलब 9 आ जाएगा इसका, मतलब 9वां। तो इसमें सी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि इसका कैसे निकालते हैं, यदि कोई और भी क्वेश्चन आए तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो इसका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदु -4 -7 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको याद रखना है ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश आपने याद रखे होंगे, आपको पता होगा किस प्रकार से बनाया जाता है, 9th में आपने पढ़ रखा है। ठीक है, रिक्त स्थान देख लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, तो पहला है सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, तो सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख के बता देता हूँ सभी वृत्त कैसे होते हैं। सभी वृत्त होते हैं आपके सर्वांगसम। ठीक है, तो सभी वृत्त होते हैं कैसे, सर्वांगसम। तो पहले में हो जाएगा सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम। दूसरा देख लीजिए, दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो किस पर मतलब किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका लिख लेंगे आप यहाँ पर एक बिंदु पर। ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, जैसे कि आपने वृत्त बनाया, इस पर कोई स्पर्श रेखा ऐसी बना दी, तो देखिए एक बिंदु कोई एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, यदि आर और एल क्रमशः शंकु के आधार की त्रिज्या एवं शंकु का तिर्यक ऊंचाई है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का यहाँ पर क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, पाई आर एल। ठीक है, ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठ, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न अपना क्या है, चौथा प्रश्न हो जाता है यहाँ पर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है। प्राकृतिक संख्या यानी कि प्राकृत संख्या जो होती है 1 से शुरू होती है, इनका सबको जोड़ देना है पर 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमारा समांतर माध्य निकल आएगा 5 4 9 3 12 13 14 15, 15/5 यानी 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 आपको इसमें लिख देना है। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो खाली स्थान होगा, तो 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। 3√2 यानी 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें आपको भर लेना है अपरिमेय संख्या। थोड़ी राइटिंग पे ध्यान में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी जल्दी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको लेकिन ध्यान देना राइटिंग पे प्रॉपर। ठीक है, तो देखिए अब सही जोड़ी मिला लेते हैं। ठीक है, तो सही जोड़ी देख लेते हैं। देखिए सही जोड़ी आपकी ट्रिगोनोमेट्री से ही आएंगी। ठीक है, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको सही जोड़ी। आपको क्या करना है, आपको सही जो उत्तर है वो आपको एग्जाम में लिखने होते हैं। ठीक है, तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इससे मैच कर लेंगे आप ये वाला 1/√2। ठीक है, मतलब 1/√2। साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है आपका। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका, अरे मैंने इसमें गलत बता दिया, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, तो सुधार लीजिए। सेक 90 - थीटा क्या होता है, सेक 90 - थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, अंडर रूट में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा आपका इसमें साइन थीटा। ठीक है, बी वाला। उसके बाद सेक थीटा लास्ट वाला है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, मतलब फर्स्ट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1 अच्छा ये 1/cos थीटा। ठीक है, तो इससे मैच कर लेना ई वाली से। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाती हैं। अब मैंने सही जोड़ी आपको बता दी। अब देखते हैं हम एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो देखिए पहला एक शब्द या वाक्य में उत्तर है, देखिए पहला एक शब्द या वाक्य में उत्तर है x + b = 0 एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये सत्य है या असत्य, तो पहले का हो जाएगा बिल्कुल असत्य। ठीक है, द्विघात तो है नहीं, कहीं से भी नहीं दिख रहा। दूसरा देखिए
यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब बी बराबर इतना होता है, बी बराबर ए प्लस सी बटे 2 होता है। तो जी हाँ होता है, सत्य लिख लेंगे, सत्य हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होती है, तो बिल्कुल सत्य है, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक पूछा है 0 0 होते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, तो ऊपर देखेंगे तो अवनमन नहीं बढ़ेगा, उन्नयन बढ़ेगा। ठीक है, तो पांचवे का असत्य हो जाएगा, पांचवा असत्य हो जाएगा। छठवा देख लीजिए, आपको सत्य सत्य लिख लेना है। ठीक है, छेदक रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, पहला पांचवा छठवा असत्य। ठीक है, अब एक शब्द वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, ये सत्य सत्य थे, ये एक शब्द वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। गोले के आयतन का आपको सूत्र बताना है। ठीक है, गोले के आयतन का सूत्र, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं गोले का आयतन का सूत्र, यहाँ पर लिख लीजिए आप 4/3 पाई r की घात 3। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा है रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो मान क्या होगा। तो y की जगह पर लिख देंगे, बस मान रख देना है, y बराबर कितना है 5 है, ये x -2 है, तो m जो का त्यों रखेंगे -2 है प्लस 3, तो 5 इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 3, -2m हो जाएगा, ये 2 बचेगा बराबर -2m, ये कट जाएगा, माइनस का एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें -1 आपको लिख देना है। तीसरा प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का विभक्त कर ज्ञात करने का सूत्र, तो विभक्त कर बराबर d = b² - 4ac होता है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, -2 4 10 का सारबंधक क्या होगा, तो घटा दीजिए बस, तो इसका हो जाएगा 6। ठीक है, 10 में से 4 घटाइए 6, या 4 में से इसको भी घटाइए तो वही आएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे तो 4 माइनस और -1 पहले से है 2। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा ना, 4 2 6 हो जाएंगे। पांचवा देखिए, थेल्स प्रमेय का कथन लिखना है, तो थेल्स प्रमेय का कथन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए थेल्स प्रमेय का जो कथन है वो यहाँ से लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो थर्ड का आंसर इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद जो रेखा करती है उसे क्या कहते हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पर स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, तो छठे का हो जाएगा स्पर्श रेखा। तो इस प्रकार से हमने सभी आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर देख लिए, सभी ऑब्जेक्टिव मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं 32 के 32। इसी प्रकार से आपको देखिए, अब हम आगे के प्रश्न आपके देखते हैं। संख्या 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए कि रूट देने का अपरिमेय संख्या है। HCF ऑफ 306 657 9 दिया है, LCM आपको इसका ज्ञात करना है। ठीक है, सभी प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ, पार्ट 2 में इसके सॉल्यूशन में प्रॉपर बनाने वाला हूँ, सॉल्यूशन आपको पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। ठीक है ना, तो पार्ट 2 के लिए बस वेट कीजिए, जल्दी आपका पार्ट 2 आने वाला है। तो पहले मैं प्रश्न दिखा देता हूँ ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, और सॉल्यूशन मैं आपको पार्ट 2 में ही बताऊँगा। ठीक है, तो देख लीजिए 8वां प्रश्न आपका इस प्रकार से हो जाएगा। 8वीं का अथवा देख लीजिए, 9वां देख लीजिए। ठीक है, 9वां प्रश्न हो जाएगा, 9वीं का अथवा देख लीजिए। 10वां प्रश्न देख लीजिए। सभी प्रश्न इसमें देखिए, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो बार बार नहीं पूछे जाते हों, बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए सभी प्रश्न करना है, क्योंकि कई जिलों में पूछे जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर आ रहा है। तो हो सकता है आपके ज़िले में ये वाला प्रश्न आ जाए, किसी ज़िले में दूसरा आ जाए, तो इस प्रकार से आपको सभी करने चाहिए। ठीक है, तो जितने मैं बता रहा हूँ आपको सभी करने हैं। ठीक है, सभी की प्रैक्टिस अच्छे से करके जानी है। देखिए यहाँ पर 10वां हो जाएगा, 11वां हो जाएगा, 12वां प्रश्न देख लीजिए, ये वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, 13वां प्रश्न देख लीजिए, आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में पार्ट 2 बनाने वाला हूँ, उसमें सॉल्यूशन पार्ट 2 में हम देखेंगे। ठीक है, 14वां प्रश्न देख लीजिए, 15 हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, यहाँ से 17 हो जाएगा। इसका PDF डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इसका PDF भी आप डाउनलोड कर पाएंगे वेबसाइट का। ठीक है, तो PDF भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे इसका। उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न आपको हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 19वां प्रश्न यहाँ से हो जाएगा, 20वां प्रश्न हो जाएगा आपका, 21वां ये हो जाएगा। ठीक है, टोटल आपके 23 प्रश्न पूछे जाने हैं। 22वां प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा, इसमें आपको प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से 22वां प्रश्न हो जाएगा। 23वां देख लीजिए, इसमें आपको दैनिक व्यय को दर्शाती है, तो इसमें क्या करना है। ठीक है, इसमें आपको इसमें भी इसका माध्य ज्ञात करना है, नहीं सॉरी, इसका आपको वो बनाना है दंडारेख। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से आपको इसका हल करना है। तो इस प्रकार से देख लीजिए 23वां प्रश्न है, और इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो इस प्रकार से टोटल 23 प्रश्न है, सभी के हम आंसर नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ज्वाइन जरूर हो जाना।